स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज़ादी यूं ही नहीं आई है। 1857 से 1947 तक लाखों ने अपनी जान गंवाई है। आज़ादी सिर्फ अधिकार नहीं है हमारा, आज़ादी को बनाए रखना जिम्मेदारी है हमारी। इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्रता दिवस पे काम क्योंकि नहीं रुकना चाहिए। हम सब कोरोना पेंडेमिक के दौरान अपने अपने घरों में बंद हैं और हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए और वो जारी है। और इसी क्रम में अभी तक आपने जो डिस्कशन हमारी क्लास 12th में हुआ है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पे चल रहा था। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पूरा पार्ट डिस्कस करने के बाद मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, उसका जो है प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ों पर हम लोग भी जो है चर्चा कर चुके थे। और आज हमारे पास जो है वो है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, यानी कि किसी गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस विच वर्क्स एज एमीटर एज वेल एज आपका वोल्टमीटर। ठीक, तो एमीटर की तरह भी काम करता है, वोल्टमीटर की तरह भी काम करता है। अब उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी मैंने बनाया है, बहुत छोटा सा पार्ट था चूंकि। तो इफ वी कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस कैपिटल एस, इस लो रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा है वी कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस स्मॉल एस इन पैरेलल विद द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, यानी गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में आप एक स्मॉल वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, देन अ गैल्वानोमीटर कन्वर्ट्स इनटू द एमीटर। सो सर्किट डायग्राम बहुत तेजी से बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए गैल्वानोमीटर आपका बना हुआ है, पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस आपका देखो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मेन करंट आई आ रही है और जब मेन करंट आई आती है तो इस पॉइंट पे, जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट पे दो पार्ट में करंट जो है वो डिवाइड हो जाती है। पहली आईजी यानी कि गैल्वानोमीटर की करंट आगे चली जाती है, गैल्वानोमीटर से होते हुए जाएगी, और जो बची कितनी आई माइनस आईजी बचेगी वो शंट से होकर गुजरेगी और वापस इस वाले पॉइंट पर आप वापस करंट फिर से आई हो जाएगी और आगे चली जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि जब पैरेलल की बात करते हैं पैरेलल सर्किट में, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर गैल्वानोमीटर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल मीटर के अक्रॉस होगा, शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो गैल्वानोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल Ig इंटू जी हो जाएगा। जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर। एंड यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वह S इंटू आई माइनस आई जी हो जाएगा, या आई माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा। तो देखिए यहीं पर करा गया आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस कर दिया है। इसके बाद हमने आई जी के टर्म को एक साथ कर लिया है, तो आई जी जो है यहाँ पर ब्रैकेट में एस प्लस जी और इक्वल टू आई एस आ गया। अब अगर आई जी अपॉन आई की वैल्यू निकालते हैं तो एस अपॉन एस प्लस जी आ जाता है। इससे एक बात पता चलती है कि गैल्वानोमीटर में टोटल करंट का ओनली एस अपॉन एस प्लस जी ही पार्ट ही केवल क्या करता है, फ्लो करता है। गैल्वानोमीटर में बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो करेगी अगर, तो गैल्वानोमीटर में अनयूज्ड डिफ्लेक्शन होंगे और वो खराब हो सकता है। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं गैल्वानोमीटर में केवल टोटल करंट का एस अपॉन एस प्लस जी पार्ट ही फ्लो करेगा। देन फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन इसी वन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसमें हमने क्या कर लिया है कि एस की वैल्यू हमें निकालनी थी, क्योंकि हमें एस बताना है कि एस कितना लगाना पड़ेगा। तो एस की वैल्यू निकाल ली है, तो जब एस की वैल्यू निकाली तो आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है आपके लिए। तो अब इससे पता चल जाता है अब यहाँ पर गैल्वानोमीटर में करंट कितनी जा रही है वो ऑलरेडी आपको बताएगा। टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है आप बड़ी आसानी से मल्टीमीटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, उसमें कितनी करंट है टोटल। ठीक है, और गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है ये भी ऑलरेडी, जो का आप गैल्वानोमीटर खरीदते हैं उसमें रेजिस्टेंस भी मेंशन होता है, उसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। इन सब की वैल्यू को अगर आप फाइंड कर लेंगे तो आपको एस मिल जाएगा, और एस मिलने का मतलब है कि आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि इतने रेजिस्टेंस का वैल्यू का रेजिस्टेंस हम अगर जो है गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगा देंगे तो वो गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर? जस्ट add a resistor of high resistance with a series
with a galvanometer, then it will behave as a वोल्टमीटर, यानी कि किसी गैल्वानोमीटर में सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस के रजिस्टर को हम लगा दें तो गैल्वानोमीटर किस में बदल जाएगा, वोल्टमीटर में बदल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या करा कि बहुत सिंपल सा सर्किट आपको दिख रहा है। जनरली आपको मालूम है कि किसी जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस बताया जाता है। तो अगर जब तो मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि एक यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, उसके अक्रॉस में बताना है कि यहाँ पर कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल या कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक सर्किट तैयार करा, इसमें गैल्वानोमीटर जोड़ दिया और गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। अब करंट क्या होगी यहाँ पर देखिए, जो है गैल्वानोमीटर जो कि सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है तो आईजी करंट यहाँ फ्लो करेगी। तो आपको मालूम है इन सीरीज फ्रॉम फिगर आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईजी, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर V, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस सीरीज में R लगा है तो V अपॉन G प्लस कितना आ गया, R आ गया। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, R इक्वल टू V। अगर हम आपसे कहें कि R की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप पहले G प्लस R अपॉन V इक्वल टू क्या कर दो, IG कर दो, और R इक्वल टू कितना आ गया, V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। अगर हमें R ये मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि गैल्वानोमीटर को जो है मेरे को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना जो है रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी। G मालूम होगा, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम होगा कि वहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना है यहाँ पर, और आईजी यानी गैल्वानोमीटर में करंट कितनी फ्लो कर रही है। अगर ये सारी वैल्यू मालूम है तो आपको रेजिस्टेंस भी मालूम हो जाएगा कि कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड करना है, देन इट विल बिहेव लाइक अ जो है वोल्टमीटर। सो बहुत इंपॉर्टेंट इसका दूसरा केस है और कई बार जो है एग्जाम में ये चीज़ पूछी भी गई है, तो इसको आप जो है नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग पढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को समझना है कैसे है। तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या हो गया, जस्ट अगर आप एक बार मैग्नेट आप जानते हैं, सबने देखा है, सब लोगों ने शायद कुछ भी करा होगा एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो नॉर्थ एंड साउथ इस तरीके का एक जो है बार मैग्नेट होता है। तो इसमें क्या है, इक्वल स्ट्रेंथ के दोनों पोल है, पोलैरिटी अपोजिट है, यानी ये नॉर्थ है वो दूसरा उसका साउथ है। सिमिलरली अगर हम लोग सोलेनाइड की बात करते हैं, अगर इस तरीके से हमारे पास कोई सोलेनाइड होता है ये, और अगर सोलेनाइड होता है तो सोलेनाइड का भी आपको मालूम है जो इंड्स होते हैं सोलेनाइड के, वो इंड्स अगर करंट इसमें फ्लो कर रही हो, अगर इस तरीके से इसको आपने जो है कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से, करंट फ्लो करेगी, तो इसमें भी आप जानते हैं कि जो पोल्स होते हैं सोलेनाइड के, इट बिहेव्स जो है जो पोल्स हैं उसमें एक नॉर्थ हो जाता है दूसरा साउथ हो जाता है। और अगर दूसरे किसी सोलेनाइड को लेके आए नॉर्थ के साइड में, किसी दूसरे सोलेनाइड का नॉर्थ लेके आए, तो जस्ट इट रिपेल टू ईच अदर, एंड साउथ के पास नॉर्थ को लाएं तो अट्रैक्ट करेगा, साउथ के पास साउथ लाएं तो रिपेल करेगा। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो पोल्स हैं, बार मैग्नेट हो या फिर सोलेनाइड हो, इन दोनों के जो पोल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ इक्वल होती है, बट दे आर अपोजिट इन पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है इनकी, जस्ट अपोजिट होती है। और अगर आप इसको चाहें तो हम इसको जो है इसका जो अगर मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 2L अगर ले लें, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल मैग्नेटिक लेंथ के साथ ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल इज जस्ट bar magnet or a solenoid where two poles of equal strength but opposite in polarity
ओके, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। देन फिर अगला टॉपिक आता है व्हाट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब हो जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जिसे स्मॉल m मान लिया, ऑफ एनी टू पोल, दोनों पोल में से किसी भी एक पोल का हमने क्या कर लिया, मान लिया स्मॉल m मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गया इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वहां वेयर स्मॉल m क्या है, दिस इज कॉल्ड द पोल स्ट्रेंथ, ओके। एंड 12 क्या है, ये मैग्नेटिक लेंथ हो गई, दोनों के बीच की जो लेंथ है उसको मैग्नेटिक लेंथ हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, फिर हम लोग एक चीज सबक देखें कि हमने ये भी जाना है कि अगर इस मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए तब क्या होगा। एंड ऑल्सो वी ऑल नो दैट, बिल्कुल वैसे जैसे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते थे तो आपको याद होगा ये क्या काम करता था, टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा काम करता था। वेयर पी क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ई क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती थी। एंगल तो डिपेंड करता था कि जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल कितने एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल है और मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वहां पर भी एक टॉर्क काम करेगा। तो वहां पर टॉर्क कैसे काम करता है, तो टॉ बराबर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब कैपिटल एम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी हो गया, और अगर किसी एंगल थीटा पर है मैग्नेटिक फील्ड से तो टॉ बराबर कितना हो गया, एम बी साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल एक सिमिलरिटी निकाल रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क लगता है टॉ बराबर पी साइन थीटा, वैसे ही किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल पर भी टॉर्क लगेगा, इट लुक लाइक टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। ठीक है, और अगर हम लोग को ये बात भी मालूम है बहुत अच्छे से कि अगर भाई ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर ही है, अगर ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर अगर है तो आपको मालूम है कि आपको एक चीज़ और भी मालूम होती है कि अब हम बार मैग्नेट की जगह आ जाए सोलेनाइड में, तो सोलेनाइड में करंट भी फ्लो करती है, और सोलेनाइड को अगर हम जो लोग मान के चले किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाए तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करेगा, टॉ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। रिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करता है, आपको मालूम। अब अगर ध्यान से देखेंगे बी साइन थीटा टॉ सिमिलर है, तो m बराबर क्या है, एन आई ए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो सिंपली वी कैन डिफाइन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ करंट टू द एरिया ऑफ द सोलेनाइड और कॉइल। ठीक, and if it has number of turns capital N, then the formula m equal to NIA, or if there is a single turn then m equal to IA. So very important formula है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। So the next topic is magnetic dipole moment of revolving electron. तो मान लेते हैं कहीं पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक तरीके से इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं रिवॉल्व वहाँ पर कर रहा होगा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आपको मालूम करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और जहाँ करंट होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर जो है अगर एक तरीके से जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर एक तरीके से अपना स्ट्रक्चर मैग्नेटिक रूप से बना लेता है, मैग्नेटिक बिहेवियर का हो गया, एंड ऑल्सो इट इज इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट हैज सम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जनरली एक चीज बहुत बेसिकली आप ध्यान रखिए कॉमनली कि अगर कहीं पर कोई जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पर उसका अपना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये समझने की है कि कई बार हम लोग ये चीज़ सुनते हैं कि वाई मोनोपोल्स जो है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, कभी मोनोपोल क्यों नहीं होता है, हमेशा किसी मैग्नेट में डाइपोल क्यों रहता है। तो जनरली इसको समझा जा सकता है कि अगर हम लोग बहुत बड़े से आए कि अगर छोटी की जर्नी करें, यानी कि हम मान के चले कि एवरीथिंग वी आर सीइंग इज द मैटर, सब कुछ जो देख रहे हैं वो क्या है, मैटर है। देन हाउ कैन मैटर्स फॉर्म, तो आप कहते हैं सब्सटेंस, यानी मैटर सब्सटेंस से बनता है। सब्सटेंस कैसे बनता है, पार्टिकल से, पार्टिकल मॉलिक्यूल से,
जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स से मिलके बनते हैं। और एटम कैसे मिलके बनता है? एटम में क्या आती है, अपने कुछ ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं और उसके सेंटर पर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। इस तरीके से एटम तक का जो हम लोगों ने क्या है स्ट्रक्चर तय करा। अब हम लोग आ जाते हैं उसी एटम की बात करते हैं। तो एटम में क्या है कि एटम में डिफरेंट ऑर्बिट्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग कॉन्टिन्यूसली in the orbits of an atom, and also there is a proton and neutron in the nucleus which is on the center of the atom। ठीक, अब रिवॉल्व जब इलेक्ट्रॉन करते हैं तो उनकी एक और खासियत होती है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के साथ में ही जो है वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसकी स्पिन भी आती है। ठीक है, स्पिन की भी बात करते हैं, आपने केमिस्ट्री में सारे इसको और अच्छे से पढ़ा भी होगा। स्पिन अप एंड डाउन स्पिन भी होती है। तो रिवॉल्व करने के साथ साथ में क्या है कि इनका इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन भी होता है, दोनों चीज़ें होता है। तो हमेशा क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पूरी ऑर्बिट का एक चक्कर लगाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स पूरी ऑर्बिट का चक्कर लगाएंगे तो एक तरफ की जर्नी में तो उनका जितना एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, जो कि तो करंट कुछ ना कुछ करंट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, दैट मीन्स कुछ उसका मैग्नेटिक जो है कुछ मैग्नेटिज्म उसके अंदर होगा। ऊपर का जो हाफ सेमी सर्कल लेगा, ठीक है, रिवॉल्यूशन के दौरान में, तो आप वहाँ पर देखेंगे उसका अपना कुछ एक साइड में जो है मैग्नेटिज्म होगा, देन फिर नीचे जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो दूसरी साइड में होगा, देन हियर इट इज फॉर्म मैग्नेटिक, एक तरीके से कह सकते हैं डाइपोल। कुल मिला के उसने क्या करा, फॉर्म करा। अब चूंकि क्या है कि आप देख रहे हैं कि एक सर्कल के दो पार्ट है, एक सेमी सर्कल है, दूसरा नीचे का सेमी सर्कल है, एक टॉप का सेमी सर्कल है, एक बॉटम का सेमी सर्कल है। यानी कि हमेशा क्या होगा कि पोलैरिटी यहाँ पर आ गई, क्योंकि एक डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो उसका जो मैग्नेटिज्म होगा उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगी। बट जब वो क्या करेगा कि जब वो अगला रिवॉल्यूशन का 50% यानी कि जर्नी आएगी तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार रोटेशन की जब बात होती है उसमें भी एक स्पिन अप दूसरी स्पिन डाउन। तो ये कई बार इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि वाई मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द मैग्नेट्स। ठीक, क्योंकि कभी भी कोई जो है ऑर्बिट आधी नहीं हो सकती, उसको पूरा रिवॉल्यूशन तो करना ही है इलेक्ट्रॉन को। सो हियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, सपोज मान लेते हैं भाई क्या है कि कहीं पर कोई करंट फ्लो कर रही हो, करंट बनी है कैसे, केवल एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने से। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब जब रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये जो है I इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/T होता है, अपॉन चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो I इक्वल टू स्मॉल ई, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो स्मॉल ई आ गया, और टाइम हम जो है टोटल टाइम पीरियड जो लग रहा है घूमने में I इक्वल टू E अपॉन T आ गया। ठीक, अब इसको हम लोग जो है और भी क्या कर सकते हैं, E टाइम का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग टाइम को पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि मान लेते हैं कि अगर इस ऑर्बिट की रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ये भी लिख देते हैं रेडियस स्मॉल आर। अगर स्मॉल आर रेडियस की ऑर्बिट है तो आपको मालूम टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2πr कवर करेगा, और मान लेते हैं स्पीड उसकी हो गई v। सो एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, और यहाँ पर अगर आप लगाना चाहें तो लगा दीजिए विथ स्पीड स्मॉल v। ठीक, तो I इक्वल टू कितना हो गया, E अपॉन T आ गया, तो E इक्वल टू 2πr अपॉन कितना आ गया, v आ गया। तो और इसको करके लिख दीजिए I इक्वल टू EV अपॉन कितना हो गया, 2πr। ठीक, दैट्स इट। तो ये अभी हमारे पास क्या निकल के आ गया, करंट यहाँ पर निकल के एक तरीके से आ गई। ठीक, ओके। सो इसके अलावा हम लोग जब आगे बात करेंगे तो फार्मूला अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, वी नो दैट m इक्वल टू होता है I इंटू ए। तो m इक्वल टू आपके पास जो फार्मूला है वो हो जाता है I इंटू ए का। ठीक है, सो मान लेते हैं कि जो a है, a इज द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें वो घूम रहा होगा, और ऑर्बिट की अगर रेडियस स्मॉल r है तो उसका एरिया IR स्क्वायर जो है πr² हो जाएगा। ठीक है, सो और m इक्वल टू I की वैल्यू रख दी EV अपॉन आपने कितनी रख दी, 2πr रख दी, इंटू a की जगह आपने πr² रख दिया। सिंस a इक्वल टू πr², दिस इज द
area of the circular orbit in which electron is revolving. So एक ये r कट गया और ये पाई कट गया, तो therefore जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो m इक्वल टू कितना आ गया, EVR/2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. तो बहुत इंपॉर्टेंट जो एक तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर है. तो m इक्वल टू EVR यहाँ पर आपके पास निकल के आ गया. अब ये वैसे तो जो पूछा था वो हो गया, लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा जो टॉपिक है इसमें कई बार आता है, व्हाट डू यू मीन बाय जायरो मैग्नेटिक रेशियो. तो व्हाट इज द जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या है अगर पूछता है तो देखिए मैं आपको बताता हूं. वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो आपको मालूम है वो कितना हो जाता है, L इक्वल टू हो जाता है आपका mvr. ये पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये आपने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. J बराबर आई ओमेगा से क्लास 11th में, वेयर आई इक्वल टू mr². ठीक है, तो mr² ओमेगा हो जाता है और फिर उसको जो है b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो जस्ट आपने L इक्वल टू mvr ये फार्मूला पढ़ा हुआ है. तो अगर हम इसको दूसरी इक्वेशन मान लें, ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन में अगर हम लोग m/l का रेशियो निकाल लें तो इक्वेशन 1/2, तो m/l का रेशियो निकाल लें अगर हम लोग तो EVR/2 अपॉन mvr, vr कैंसिल हो गया. ठीक है, तो अब आपके पास जो है एक तरीके से यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा E/2. तो यहाँ पर देयरफॉर अगर हम लोग बात करेंगे तो m/l इक्वल टू आ गया E/2m. दिस इज कॉल्ड द जायरोमैग्नेटिक रेशियो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड इट इज कॉल्ड द जायरोमैग्नेटिक. जो है हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं. तो इसको थोड़ा सा जो है अब इसको करेक्शन कर लीजिए, इसको ऐसे ना दिखाइए. यहाँ पर तो ना EVR/2 था और ये L की जगह mvr होती है. तो अब ठीक है, अब ये कर लिया. तो E/2 में तो कन्फ्यूजन हो सकता था, वो अपॉन लिख गया. तो m/l इक्वल टू E/2 इसको बोलते हैं हम लोग जायरो मैग्नेटिक रेशियो. तो ये जो रेशियो है वो आपका जायरो मैग्नेटिक रेशियो यहाँ पर बोला जाता है. ठीक, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था. तो ये जो सेकंड पार्ट था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में, वो यही था. इसके बाद जो फाइनल पार्ट है उसमें देखेंगे वो बहुत कुछ डिलीटेड है. इसमें कुछ चीज़ हटा दी गई है, जैसे आपका हट गया है कि बार मैग्नेट की वजह से जो है, जैसे अगर मैग्नेटिक डाइपोल मान ले रहे हैं हम बार मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक जैसे आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन. तो वैसे यहाँ पर भी था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल इन इंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन. ये सब आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया इस बार, तो उसको फिलहाल नहीं करना है. तो इस जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का जो सेकंड पार्ट था वो यहाँ पर खत्म हो जाता है. फाइनल पार्ट में कुछ चीज़ें हमको पढ़नी है, उसके बाद फिर हम लोग जो है एक तरीके से सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट. सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए नमस्कार.